हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग ब्रॉडर कैटेगरीज देख रहे थे दो प्रकार के टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ना अभी तक आप लोगों की सीबी सचदेवा के थ्रू जितनी भी डिस्कशन मेरे साथ हुई है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको ये तो पता लग गया कि जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है, बर्डन और जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर फॉल करता है। और जनरली हम ना इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर जितनी भी किताबें अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी सोर्सेज पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं दो पैरामीटर्स पर हम लोग इन दोनों को डिफाइन करते चले जा रहे हैं। अब कोई मुझे ये भी तो बता दे कि सर जी बहुत तरह के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और जितने तरह के होते हैं आप हमें यूपीएससी में सारे प्रिपेयर करवा कर भेजो। आज़ादी से लेकर अभी तक जितने प्रकार के आए हैं, जो जो एबॉलिश हो भी गए हैं, आप हमें सारा एक बारी चिट्ठा एक जगह ला कर दे दो, ताकि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेट पीएससी में कहीं पर भी, हमें ये चीज़ ना सताए। सेम ऐसा आप हमारी एक्सरसाइज इनडायरेक्ट टैक्स में भी करवाना। तो चलो, अब हमारी कॉम्प्रीहेंसिव क्लासेस, यानी कि ये चैप्टर वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन अब हमारी सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव क्लासेस जो चलेंगी वो अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझने में जाएंगी, जिसके ऊपर हम इतने ज़्यादा और इतने डिटेल में लेक्चर्स करने वाले हैं जिसकी हद नहीं। ठीक है, तो चलो एक एक टैक्स के ऊपर एक एक लेक्चर बनाएंगे, इतने इतने लेंथी कर देंगे लेक्चर्स को। चलो देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स ये एक ऐसा टैक्स होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन देखी थी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका देखा था। इट इज अ टैक्स विच इज बोर्न बाय अ पर्सन ऑन होम इट इज लिवाइड। ऑब्वियसली बात है, जिसके ऊपर ये इम्पोज करा गया है उसी को इसका बर्डन बियर करना पड़ेगा। यानी कि जो इम्पैक्ट है, बर्डन जो है वो तो बियर करना ही पड़ेगा पर्सन को। ये तो जो इम्पैक्ट वाली बात है, जो बर्डन वाली बात है, कुछ भी कह लो आप इसको, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी है। चिप्स का पैकेट अगर दुकान से मैंने लिया है तो टैक्स भी तो मुझे देना पड़ेगा। बगल में जो लड़की खड़ी है जो कुछ और लेने आई है, वो तो मैं उसको ये थोड़ी ना कहूँगा लो तुम मेरे हाथ से खा लो थोड़ा सा और उसको दे दो, टैक्स दे दो मेरी साइड से। इतना प्यार भी तो नहीं करती होगी ना वो मुझसे फर्स्ट मीटिंग में। तो जो इम्पैक्ट है वो पर्सन के ऊपर गिरता है, एंड जो इंसिडेंस है, जो लाइबिलिटी है पे करने की, वो भी इसी पर्सन के ऊपर है। अच्छे बच्चे बनकर इस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन सरकारी विभाग में जाकर, इनकम टैक्स विभाग में जाकर बताना पड़ेगा मेरा पिछले साल का रेवेन्यू इतना रहा है, और उसके हिसाब से सर जी मुझे बता दो मैं कौन सी इनकम टैक्स स्लैब में फिट होता हूँ और मुझसे इतना इतना टैक्स ले लो। अब अच्छा बच्चा बनकर अगर नहीं बताया तो क्या हो जाएगा? तो बेटा जब तक नहीं पकड़े जा रहे हो, पापा जब तक नहीं पकड़ रहे, आपको कुछ नहीं कह रहे, तब तो ठीक है। जिस दिन आप पकड़ में आ गए, आप लपेटे में आ गए, तो बहुत गंदा जाओगे और बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, इसका बर्डन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऊपर ये देखा था जब हम डिफरेंसेस देख रहे थे, इसका बर्डन जो होता है आप शिफ्ट नहीं कर सकते इसे टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत प्रकार के होते हैं, आज सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। लाइक मेजर नाम, मतलब बेसिकली अब देखो, ऐसे जानने को तो अगर आपको सारे के सारे जानने हैं तो डोंट वरी, अगर आप बनना चाहो तो आप आईआरएस ऑफिसर बन जाना। उसमें आपको पूरी की पूरी इनकम टैक्स की हिस्ट्री, अलग अलग इनकम टैक्स या जो कैसे भी जो टैक्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, आपको पूरा का पूरा ये पढ़ाया जाएगा, तब आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यूपीएससी को क्लियर करने के लिए जितने आज़ादी से लेकर अभी तक जो मेजर डायरेक्ट टैक्सेस रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस रहे हैं, हम वो सारे के सारे कवर कर लेंगे, सारे के सारे बहुत डेप्थ में जाके कवर कर लेंगे। एक जो होता है पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको अबॉलिश कर दिया गया था 2020 में। फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इसको साल 2009 में अबॉलिश कर दिया गया था। वेल्थ टैक्स 2016 में अबॉलिश कर दिया गया था। प्रोफेशनल टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स 1998 में अबॉलिश कर दिया गया था। एस्टेट ड्यूटी 1985 में अबॉलिश कर दिया गया था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2009 में अबॉलिश कर दिया गया था। यानी कि हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि 13 प्रकार के, हमें यूपीएससी में मेंस और प्रीलिम्स में बैठने से पहले हमें 13 प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस पता होने चाहिए। क्या यूपीएससी पूछ रहा है इनके बारे में? तो जी हाँ, अब पहले तो वो प्रीलिम्स तक ही सीमित था, अब तो वो मेंस में भी जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत बेसिक लेवल पर उतर आया है, बहुत बेसिक लेवल पर, और वो पूछ लेता है टैक्सेस के बारे में। अब जब बुक खुद ही जिक्र कर रही है तो अब ऐसा तो है नहीं हम ये वाला पन्ना फाड़ देंगे कि हमें तो नहीं पढ़ना टैक्सेस के बारे में।
अगर ये 13 तरह के जो टैक्सेस दे रखे हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एक एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना कर पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा लेंदी होंगे, कुछ छोटे छोटे होंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कशन करते हैं अपनी पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। जब भी दोस्तों आप ना पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट जो टैक्स है इसके बारे में कभी भी आप पढ़ो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप ना पूरी की पूरी जो भी आपका स्टैटिक सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास ये नितिन सिंघानिया का 3rd एडिशन आया हुआ है, ठीक है। जब इसका 4th एडिशन आएगा तो क्या पता वो नए टैक्स स्लैब्स वगैरह जो भी होंगे वो हमें बता देगा कि कितना कितना कितनी इनकम के हिसाब से वो लगेगा, ठीक है, वो हमें पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम कभी भी पास होता है और टैक्स स्लैब्स जो होते हैं, आप हमेशा उसको जो लेटेस्ट अगर बजट 1 फरवरी के बाद अगर आपका एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो आप ये बजट को ज़रूर देख कर जाया करो कि इसके अंदर टैक्स स्लैब्स कितनी है लेटेस्ट वाली, ठीक है, या कैसी बना रखी है, मतलब कितने से कितने इनकम वालों को कितना टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये एक छोटा सा एक थंब रूल था जो मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब क्या लगेगा, किसी भीड़ के ऊपर लगेगा या एक एक इंडिविजुअल का डिफर होगा, ये बताओ। मतलब मेरा शाइनी से अलग होगा, शाइनी का अर्पित से अलग होगा, अर्पित का मयूर से अलग होगा, मयूर का ठकुराइन से अलग होगा, बताओ ऐसा होगा या फिर हम सबको एक जैसा ही देना पड़ेगा? हम्म। हाँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की इनकम टू दूसरे इंडिविजुअल की इनकम के बेसिस पर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो चलो आपको मिल गई है। जो ये दोस्तों पर्सनल इनकम टैक्स है, यहां देख लेना, जो ये पर्सनल इनकम टैक्स है, इट इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप कल को आईआरएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ज़िंदगी में इसी को, यही आपकी गीता होगी, यही आपकी महाभारत होगी, रामायण होगी, ग्रंथ होगा आपका, आपकी बाइबल, आपकी कुरान, सब कुछ यही होगा आपका, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है, कितना लगता है, कितना देना पड़ेगा, इसका बेस क्या है? इसका बेस एक एक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा था टैक्स को हमने कैसे समझा था। जो टैक्स होता है वो एक कंपलसरी पेमेंट तो होती है, लेकिन ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो हमारे देश में हम तो भाई यही जानते हैं बचपन से लेकर अभी तक, कोई भी चीज़ जो लीगल है, सरकार से कहेंगे अगर ये लीगल है तो एक्ट दिखाओ। तो एक्ट जो है वो ये रहा, 1961 का आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। जो ये पर्सनल इनकम टैक्स होता है, हमें ये जो, हाँ, ये जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है, हमें तो यही लगता है सुनकर, ये शायद से एक इंडिविजुअल पे ही लगता है। अब लेकिन इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या होती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में? इंडिविजुअल मतलब क्या? मैं अगर कुछ अर्न कर रहा हूँ, मेरे फादर कुछ अर्न कर रहे हैं, मेरे चाचा कुछ अर्न कर रहे हैं, या मेरी वाइफ है वो कुछ अर्न कर रही है, ये कैसे लगेगा? मतलब कौन सा इंडिविजुअल है? और इस आईटी एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है? ये किस किस के ऊपर लग सकता है? तो इट इज लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स, एक एक बंदों के ऊपर लग सकता है। इट इज लिवाइड ऑन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, और कुछ कुछ पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। नाउ पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर जो लगेगा, दिस मेक्स इट वेरी क्लोज टू द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। हालांकि ये पार्टनरशिप फॉर्म्स वाली बात हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में, लेकिन अभी के लिए हम अपने टॉपिक से स्टिक रहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टर्म मुझे बहुत तंग कर रही है, ये HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ मैं, और ये पता नहीं कैसी एंशंट हिस्ट्री वाली बात या पॉलिटी वाली बात यहाँ पर कर रहा है ये HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है ये कंसेप्ट? तो चलो आज मैं आपको HUF का कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करता हूँ, और ये आपको बहुत सारी जगह पर दिखेगा, करंट अफेयर वगैरह में, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आज के बाद आई प्रॉमिस यू आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 बातें मैं इसके बारे में बताऊंगा, हमेशा के लिए आपका HUF का कंसेप्ट क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ना, बेसिकली आप एक, ये कुछ नहीं होता, ये आपका एक खुद का परिवार होता है। लेकिन
डिपेंड करता है। जब मैंने आपसे बोला कि आपका खुद का परिवार होता है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि भैया आपका धर्म क्या है। आप जो मेरे को सुन रहे हो, सारी की सारी जो ऑडियंस बैठी हुई है, आप में से कितने लोग मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो, अभी इस चीज़ को क्लियर करते हैं। डिपेंड करता है कि आप में से मुझे सुनने वाला जो है ना, आप लोगों का धर्म क्या है। लेकिन चलो बातों को स्टिक करते हैं एच यू एफ के कंसेप्ट पे। ये बेसिकली एक परिवार का कंसेप्ट ही होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर एच यू एफ के बारे में मुझे आपको बतानी है तो वो ये है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो कंसेप्ट होता है, ये फैमिली ना ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। वर्ड पे ध्यान देना, ये वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ये इसकी डेफिनेशन में दे रखा है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एक फैमिली होती है, ठीक है। एंड कोई भी जो मेंबर होता है एच यू एफ के अंदर, एच यू एफ के कंसेप्ट के अंदर, इस फैमिली के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। आप कहोगे यार सर दर्द हो रहा है मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। अभी बताता हूं मैं आपको। ये एच यू एफ का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अभी मैं इस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड वर्ड को जो यूज कर रहा हूं ना, अभी समझाऊंगा इसको, इसका मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन आप ये ऐसा समझ लो, कोई भी एक पर्सन है, वो मेरी एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ऐड होना चाहता है, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसीजर होता है, दैट इज मैरिज। अब कैसे बनेगा कोई मेंबर, और मेरी फैमिली को ये एच यू एफ में नंबर ऑफ मेंबर्स को कैसे बढ़वाएगा, और ये ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होगा, कैसे। एक पर्सन है, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, मैं अगर हिंदूज का, सबसे पहले तो आपको परिभाषा जाननी पड़ेगी कि देश में हिंदूज किनको कहते हैं। नंबर वन, हिंदूज इन जनरल, हिंदुज्म को फॉलो करने वाले जनरल हिंदूज। नंबर टू, बुद्धिस्ट। नंबर थ्री, सिख्स। नंबर फोर, जैन्स, जैनास। डू यू ऑल एग्री? लक्ष्मीकांत के अंदर हम यही पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन भी यही है हिंदू टर्म को लेकर। एग्री करते हो? हम्म। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिकली बात यही आती है दोस्तों, कि आप ये वाला कंसेप्ट इन्हीं चार के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और किसी के ऊपर नहीं। आप यहां पर किसी पारसी की बात करने लग जाओ, किसी मुसलमान की बात करने लग जाओ, और फिर आप बोलो एच यू एफ का कंसेप्ट यहां लागू होगा, तो भैया नाम तो देख लो, हिंदू कहां से हो गए वो। या किसी क्रिश्चियन की अगर आप बात कर रहे हो, तो हिंदूज कैटेगरी के अंदर ये चार ही बिरादरियां शामिल होती हैं, जनरल हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन। सरदार लोग, बुद्धिस्ट लोग, जैना लोग, और जनरल जो हिंदूज होते हैं, जो कि 36 कोटि के देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, वो वाले हिंदूज। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी भी, याद रखना, कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्रिएट नहीं हो सकती। एक बंदी मुझे आके अप्रोच कर रही है, दिमाग में तुम्हारी 2 हफ्ते के लिए बीवी बनना चाहती हूं, मैं कहूंगा टेक माई मिडिल फिंगर, सैल्यूट एंड गेट लॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं होता है कभी भी, ये हमेशा ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है मैरिज। एंड यहां पर जो मैंने आपको 2 हफ्ते वाली बात बोली, उसका भी एक रीजन है, मैं मजाक नहीं कर रहा था आपसे। मैरिज का मतलब ये नहीं है कि मैं ना आकर देखना चाहती हूं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम लोग कैसे रखोगे मुझे, वो रखोगे। तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि 2 हफ्ते के लिए अगर मुझे पसंद आया तुम्हारा घर परिवार, तो मैं मिसेस दुबे बन जाऊंगी, और नहीं आया तो मैं सामान उठाऊंगी और वापस घर। ये नहीं हो सकता, ये बकलोली नहीं चलेगी यहाँ पर एच यू एफ के कंसेप्ट के अंदर। एच यू एफ के कंसेप्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोर्ट कचहरी थाने तक बात पहुंच सकती है अगर उसका उल्लंघन हुआ तो। जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, एंड द ओनली प्रोसीजर इज मैरिज। हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है। कोई भी पर्सन है, मान लो कि एक क्रिश्चियन ही लेडी है, या मुस्लिम लेडी है, या पारसी लेडी है, मेरा उसके साथ इलू इलू चल रहा है, आई लव यू, आई लव यू,
बात पहुंचती है शादी तक। हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी मांग में सिंदूर भर दूं तो वो बन गई मिसेस दुबे। एंड 7 बार रिंगा रिंगा रोजेस करके फेरे ले लूं और सिंदूर भर दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, बन गई मिसेस दुबे। अब क्योंकि मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है और उसको अपना नाम दिया है तो वो मेरे धर्म के साथ एसोसिएटेड है। यहां पर ना वो वाली बातें नहीं आती है कि हाँ मतलब वो चाहे तो अगर वो मुसलमान धर्म से हो वो मेरे घर में बैठ के नमाज कर सकती है, उसको मस्जिद जाना है, कुछ भी जाना है। यहाँ पर वो वाली बातें नहीं आ रही हैं, अभी सेंटी वाली बातें नहीं आ रही हैं यहाँ पर अभी कि मैं उसको लिबर्टी कितनी दूंगा कि ज़बरदस्ती तो कन्वर्ट नहीं करवा दे रहा हूँ। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं करा जा सकता कि शी इज़ मैरिड इनटू अ हिंदू फैमिली। उसने एक हिंदू बंदे के नाम का सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहना है और 7 बार रिंगा रिंगा रोजेस करके अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लिए हैं उसने। इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएटेड का कंसेप्ट। ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज के बाद मत भूलने से, क्योंकि हमारे कोर्स में आने वाले टाइम के अंदर बहुत बार यूज़ होगा ये। यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको दिल से लगा कर रखना, समझना इस बात को। इनके ऊपर ये लवाए हो सकता है। अब देख रहे हो हम लोग कहाँ से इकोनॉमिक्स से कहाँ बढ़ गए, सोशियोलॉजी की तरफ और पॉलिटी की तरफ ही दिशा चेंज हो गई हमारी पूरी की पूरी। वापस आते हैं मन को नहीं भटकाते हुए इकोनॉमिक्स पर। इट इज़ डिवाइड ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है ना। अब ग्रॉस इनकम मतलब क्या? एक इंडिविजुअल की टोटल अर्निंग जो होती है बिफोर टैक्सेस और अदर डिडक्शंस, मतलब ये आपके पास पूरी की पूरी महीने भर की आपकी कमाई है। अभी इसमें से कोई भी टैक्स वगैरह आपने नहीं दिया है, वो ग्रॉस इनकम है। अभी टैक्स डिडक्ट होगा। जब डिडक्ट कोई भी चीज होती है ग्रॉस में से, क्या बन जाती है वो? ग्रॉस वर्ड ना रह के आगे क्या जुड़ जाता है? नेट। लेकिन इट इज डिवाइड ऑन टैक्सेबल इनकम, इस टर्म को समझो प्लीज। इसको कैजुअल में मत लेना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बात इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एक भी गलती हो गई इंटरप्रिटेशन में या फिर दिमाग के अंदर कोई गलत कंसेप्ट बैठ गया, सारा का सारा खेला हो जाएगा। इट इज डिवाइड ऑन टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है, देखो आप ना जितनी भी ग्रॉस इनकम कमाते हो या टोटल आपकी जितनी भी इनकम है, पहले तो आप घर ही लेकर आओगे ना, रास्ते में ही थोड़ी ना आप ऑफिस से बाहर निकले इधर आ टैक्स दे मुझे, ऐसे नहीं होता है। आपके पास पहले एक इनकम आई, क्योंकि वैसे भी ये तो डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर तो अच्छा बच्चा बनकर बता के खुद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सरकारी विभाग को खुद बताना है। अभी आपके पास जो टोटल इनकम आई है, आपकी ये टोटल इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि सरकार आपको कुछ ना कुछ छूट देती है। इस छूट को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ ना कुछ जो एग्जेम्पशंस हैं वो आपको दिए जाते हैं। अब जो एग्जेम्पशंस मिल गई हैं उनको हटा दो इस ग्रॉस इनकम में से, फिर जो इनकम बची वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। फिर से बोलूं, आपके पास जो टोटल कमाई आई है, सारी कमाई टैक्सेबल नहीं होती है कि आपकी पूरी कमाई के ऊपर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और कुछ ना कुछ छूट मिलती है, स्टैंडर्ड एग्जेम्पशंस मिलती हैं कि इतना इतना हम आपसे नहीं लेंगे अगर आप इतना कमा भी रहे हो तो। लेकिन अब जब ये जो जो छूट मिली हैं आपको, एग्जेम्पशंस मिली हैं, जो भी डिडक्शंस मिली हैं, इसके बाद जो इनकम बचे वो इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट होता है। ये डिटरमाइन कौन करता है? सरकार डिटरमाइन करती है। तरीका क्या होता है इसका? टैक्स स्लैब बनाना एक तरीका होता है। बताओ मुझे, ये टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट समझ में आया? ग्रॉस इनकम में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी माइनस कर दो और एग्जेप्शंस को भी माइनस कर दो, इसके बाद जो इनकम बचती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। ये नहीं, देखो कई लोग आप में से समझेंगे मैं इतना इतना कमा रहा हूं, मेरी इतनी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। अरे नहीं, पूरी इनकम पे नहीं लगेगा टैक्स, नहीं लगता है। यही तो बात है। टैक्सेबल इनकम के बारे में हमें कभी डिस्कस करा नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहो कि सर मेरी एक महीने की कमाई ना 3 लाख रुपए होती है, इसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा? मैं कहूँगा आपका सवाल ही गलत है। 3 लाख के ऊपर क्यों टैक्स देना पड़ेगा? पहले ये तो चेक कर लो कि आपको और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्या मिल रखी हैं सरकार के तरफ से। उसके बाद जो आप उस एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को माइनस कर दो, तब जाके आपका कुछ वो कंसेप्ट बनेगा कि टैक्सेबल इनकम। बड़ी सारी तरह की जो इनकम होती हैं दे आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स।
जैसे आपकी सैलरी, आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हो उससे आने वाला प्रॉफिट, रेंट आपको अगर आ रहा है तो आपने घर बनवा रखा है, एक फ्लोर पे आप खुद रहते हो, 3 फ्लोर आपने किराए पे चढ़ा रखे हैं, 2 फ्लोर किराए पे चढ़ा रखे हैं, आपकी रेंट इनकम। आपने कोई भी एक चीज़ बेची, आपकी कोई भी कैसेट थी, मतलब प्रॉपर्टी थी, उससे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ वो, और भी अदर अदर सोर्सेज से जो आपको इनकम की प्राप्ति होती है। आपने कोई एक बैंक में पैसे रख रखे हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी काउंट होगा। एफडी और रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट की बात समझ जाना, नॉट ओनली ऑन एफडी, मतलब बैंक जनरल रखने पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड बड़ी सारी उसकी ऐसी स्कीम्स भी हैं कि आप इतने पास हमारे पास पैसा रखो, 12% साल का फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा, बहुत सारा जो भी आपको बस ब्याज अगर कहीं से आ रहा है, ब्याज इंटरेस्ट, तो वो चीज़ आपकी इनकम टैक्स के अंदर कैलकुलेट होगी। एंड इसके अलावा एक चीज़ है रॉयल्टी। अब मैं आपको रॉयल्टी वर्ड एक बार के लिए बता देता हूँ। देखो जो रॉयल्टी होता है ना, रॉयल्टी इज समथिंग लाइक नहीं, होता ही यही है, पेमेंट्स विच यू गेट फ्रॉम, या तो आपके किसी चीज के ऊपर पेटेंट राइट्स हैं, आपको उसके लिए पेमेंट मिलती है, जो भी इसको यूज करेगा। पेटेंट राइट्स हैं, या फिर दो वर्ड्स को मैं साथ में इस्तेमाल कर लेता हूँ, इनके बारे में डिफरेंशिएट करना बाद में सीखेंगे, इकोनॉमी के और चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैं सारी की सारी लिस्टिंग दूंगा। या कॉपीराइट आपका किसी चीज़ के ऊपर, एंड आपका कोई गाना यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, तो आई विल क्लेम सर्टेन रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे ये लेक्चर जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, कोई और चैनल अगर उसको यूज़ करने लग जाए, मैं उस पर कॉपीराइट लगा सकता हूँ कि मेरे जो है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, आवाज़ मेरी, सब कुछ मेरा, रिकॉर्डिंग मैंने करी थी, कोई दूसरा पर्सन अपने यूट्यूब चैनल को खोलकर उसमें ये मेरे लेक्चर्स को यूज़ कर रहा है। अब उसके कॉपीराइट लगाने के बाद क्या होगा, उसके चैनल पर, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या होता है, उसके चैनल पर जब भी कोई एड रन होगा तो उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू, क्योंकि मैंने कॉपीराइट लगा दिया उसके उस वीडियो के ऊपर, उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू, हो सकता है उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, सारे देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब कॉपीराइट लगने के बाद उसके एड्स के थ्रू, एड्स पे ना रेवेन्यू आता है, जैसे आप जब मेरी वीडियो क्लिक करते हो, कोई भी ऐड वगैरह आता है, तो हर ऐड से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी होता है, मेरे पास इससे पैसे आते रहते हैं। तो जो ये कॉपीराइट है मैंने लगा दिया, अब उस पर जिंदगी भर जब तक उसके चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, जो भी ऐड आते रहेंगे उसका पूरा रेवेन्यू मेरे जो यूट्यूब का जो पोर्टफोलियो है, जो अकाउंट है, वहां पर आते रहेगा वो। ठीक है। एंड एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको रॉयल्टी में, वो होता है आपको जो पेमेंट मिलती है फ्रॉम सम नेचुरल रिसोर्सेज डेट यू ओन। देख रहे हो, सम नेचुरल रिसोर्स डेट यू ओन। अब मैंने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज पे आपको जो पेमेंट मिलेगी वो रॉयल्टी है। एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे। आपने खेत खरीदा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास, अब आप उस खेत के ऊपर कुछ प्लॉटिंग वगैरह करवाने की सोच रहे थे, सोसाइटी वगैरह पूरी बनवाने की आप एक सोच रहे हो, बहुत बड़े आपने एरिया में खेत खरीदा, आप लैंड को फ्लैट करवा रहे हो, एरिया को क्लीन करवा रहे हो। हुआ क्या, एक दिन ऐसे ही आपके, मतलब आप बहुत अच्छे से उसको कुछ ना कुछ बनवा रहे हो, आप वहाँ पर फाउंटेन का कुछ काम करवा रहे थे कि मैं इस सोसाइटी के अंदर जब ये बनवाऊंगा, पूरी की पूरी कॉलोनी और ये जो सोसाइटी बनवाऊंगा, मैं अपार्टमेंट बनवाऊंगा, यहाँ पर मैं एक फाउंटेन और पार्क बनवाता हूँ बच्चों के लिए। फाउंटेन बनाने के लिए आपने बीचों बीच में खुदाई करी, और वहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें एक तेल का कुआं मिला है। अब वो छोटा है बड़ा है वो डिबेट नहीं है, लेकिन एक तेल का कुआं मिला है। हाँ ठीक है। कुछ भी जो मिला है, तेल का कुआं, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्या हुआ, एक पर्सन आपके पास आता है एंड वो बोलता है कि देखो मैं इस फलानी फलानी कंपनी से आया और मुझे सुनने को मिला कि आपके फील्ड में तेल के आपके जो ये जगह है, जो प्रॉपर्टी है, इसमें तेल का कुआं है। मैंने बोला हाँ है, तो क्या कर लेगा बे। तो उसने बोला देखो, आप ये ना तेल का कुएं से तेल निकालने की परमिशन हमें दे दो। मैंने कहा इसमें तेरे को डुबा कर ढक्कन बंद ना कर दूँ तेल के कुएं का। तो बोलता है कि आप तो नाराज़ हो जाते हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो।
वो ये बोलता देखो आपके पास ना ही जेसीबी की खुदाई करने के लिए जेसीबी का इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, ना ही आपके पास मैन पावर है, ना ही आपको ये पता है कि तेल के कुएं से अगर आप तेल निकाल भी लोगे तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, स्टोर कैसे करना है। तो मैंने बोला बेइज्जती करने आया मेरी यहाँ से कि यहाँ पर मेरी या डीलिंग करने आया है। तो उसने बोला देखो लैंड आपका, प्रॉपर्टी आपकी, हमें तेल निकालने दो यहाँ से, हम आपको ना जब तक यहाँ से तेल निकलता रहेगा इतनी इतनी पेमेंट हम आपको देते रहेंगे। मैंने बोला नहीं, जितना तेल निकलेगा पर बैरल या जितनी भी तुमने जो तेल की कट्टियां वहां से निकाली भरी 50-50 लीटर 100-100 लीटर की, उसको बेच के जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा 50% तुम्हारा 50% प्रॉफिट मेरा। एंड प्लस तुम लोग यहाँ पर मेरे लैंड के ऊपर काम करोगे, वर्कर यहाँ पर लगे ही रहेंगे, ये गंदा भी होगा एरिया, तो इसका मुझे इतना इतना रेंट भी चाहिए। कंपनी और मेरी डीलिंग हो गई, ये मेरी रॉयल्टी है। एंड ये रॉयल्टी का मैंने आपको तीसरा पॉइंट समझाया, नेचुरल रिसोर्स वाला। एंड ऐसा रियल में बहुत बार होता है, हमारे देश में ही नहीं। तेल का कोई तो मतलब एक एग्जांपल है, ऐसे जब नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ मिली है और आपके उसकी मतलब किसी कंपनी को वहाँ पर खुदाई करनी है तो ऐसे आपको वो रॉयल्टी दे देते हैं। ये मैंने आपको जेन्युइन एग्जांपल, रियल एग्जांपल बताया, ऐसा केस हुआ था। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप कहोगे भारत में कब से तेल के कुएं ऐसे खेतों पे मिलने लगे। मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ। बताओ समझ में आए रॉयल्टी वाला कंसेप्ट अच्छे से? ठीक है। अब जो प्रेजेंट इनकम टैक्स स्लैब है ना, और ये पुरानी रिजीम है, वो ऐसे एग्जिस्ट करती है, इसको अब नहीं बंद नहीं करा गया। आप सोचो कि हमें लेटेस्ट बजट का आप तो कह रहे थे कि प्रिपेयर करना है, हम इस पर कैसे यकीन कर लें। देखो ये एक पुरानी रिजीम है, ये अभी तक चल रही है। बजट वाली जो चीज़ है ना वो ये है, जैसे यूनियन बजट 2020-21 में ये चीज़ प्रोवाइड करी गई, 21-22 में कुछ और होगी, अभी 22-23 जो 23-24 वाला बजट निकला है उसके अंदर कुछ और होगी। वो बस आपको लेटेस्ट देखनी होती है। लेकिन एक बारी ना पुरानी रिजीम जो आज तक कंटिन्यू हो रही है उसको देख लेते हैं। ये है इनकम टैक्स स्लैब्स पर एनम। आपकी पूरे साल में जितनी कमाई रहती है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अप टू 2.5 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो देख रहे हो, अब समझ में आया टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट कहाँ गया ये रहा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जाम्पशन है ना आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए तक के ऊपर, है ना। यानी कि अगर आप 2.5 लाख ही अर्न कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख है अगर आपकी इनकम, तो आपको 5% देना पड़ेगा। किसका? 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब देखो अगर ऊपर टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट नहीं समझाया होता ना तो ये चीज आपको समझ में नहीं आती। कैसे? टैक्सेबल इनकम जितनी आपकी है उसमें से 2.5 लाख रुपए माइनस कर दो। क्यों भाई? ये 2.5 लाख रुपए तो छूट है ना आपकी, यही तो हुआ एग्जाम्पशन। तो जिसकी 2.5 से 5 लाख है तो उसको नहीं मिलेगा क्या एग्जाम्पशन? बिल्कुल मिलेगा। 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 2.5 लाख रुपए। जिनकी 5 लाख से 10 लाख है इनको 12,500 रुपये देना पड़ता है, प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख रुपए। ये जो ऊपर वाले जो अपर लिमिट्स है ना, प्रीवियस वाले की जो अपर लिमिट्स होंगी 5 लाख, उसको माइनस करते जाओ 20%। अब देखो परसेंटेज भी तो बढ़ गए ना, 5 से 20% हो गया, प्लस 12,500 रुपये माइनस 5 लाख रुपये। जिनकी 10 लाख से ऊपर होती है 1,12,500 रुपये प्लस 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस प्रीवियस वाले का हाई क्या था 10 लाख, वो 10 लाख को माइनस कर दो यहां पर। ये ओल्ड रिजीम है लेकिन आज भी एग्जिस्ट कर रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए। जिन और सीनियर सिटीजन्स को कैसे डिफाइन करा गया है इस ओल्ड रिजीम के अंतर्गत, या फिर इकोनॉमी में कैसे बोला जाता है, हमारे 60 से 80 साल वाले। और सुपर सीनियर सिटीजन को बोला जाता है 80+। सीनियर सिटीजन जो है देयर, इनके लिए देयर इज नो टैक्स अप टू 3 लाख ऑफ टैक्सेबल इनकम। इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकी अगर 3 लाख तक की अगर कोई टैक्सेबल इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए देयर इज नो टैक्स अप टू 5 लाख ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अब आपने एक चीज देखी,
ये जो 12,500 रुपये एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है, ये तब से शुरू हो रहा है जिनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक, यानी कि 5 लाख से जिनकी इनकम स्टार्ट हो रही है। तो हर वो पर्सन जिसकी इनकम 5 लाख के अंदर अंदर है, इसको, उस पर्सन को 12,500 रुपये का रीबेट मिल जाएगा। ये रीबेट का मतलब होता है पार्शियल तरीके से अगर किसी चीज़ को रिफंड कर दिया जाए ना, तो उसको रीबेट कहते हैं। अब रिफंड का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि पहले ले लिया फिर वापस कर रहे हैं, देना ही नहीं पड़ेगा ये 12,500। लेकिन 5 लाख 1 रुपये भी अगर हुई तो यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ 5 लाख to 10 लाख, तो 12,500 रुपये देना पड़ सकता है। विल बी अवेलेबल फॉर ऑल टैक्स पेयर विद अ टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख। अप टू, अगर इससे ऊपर हुई तो ये 12,500 रुपये लगेंगे, जैसा कि प्रूफ है। देखो 5 से 10 लाख वालों को भी 12,500 रुपये ये देने पड़ते हैं। परसेंटेज तो अलग लगेगी, और 10 लाख वाले जो ऊपर है उनको 1,12,500 रुपये। अब ना एक चीज और होती है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हमारे मुंह के अंदर स्ट्रॉ डालकर लंबी सी खून सिप सिप करके पीना पसंद करती है। तो दो चीजें और हैं उसके लिए। 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है वो लगता है आपके टैक्स अमाउंट पर। 4% की हेल्थ और एजुकेशन सेस ये लगती है ऑन द टैक्स अमाउंट। ये जो जितना आपको देना था ऊपर ही, इतना इतना परसेंट, इतने इतने से जो स्लैब्स आपके बन रखे थे, और देना है। अभी बताता हूँ क्या है ये। और सरचार्ज लगता है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है। क्या मैं इन दोनों को ऐसा नहीं बोल सकता, टैक्स तो ऊपर मुझसे ले ही लिया, ये एडिशनल टैक्स बोल सकता हूं मैं इसको? हाँ पता है मुझे, लेकिन पहले बताओ, ये 4% जो देना पड़ रहा है या फिर जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता जब टैक्स ऊपर से ले ही लिया है मुझे ऊपर जो इनकम टैक्स स्लैब में जिसमें मैं फॉल हो रहा था, 12,500 रुपये भी ले रहे हो आराम खोरो, मेरी जो 20% जो टैक्सेबल इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है उस पर 20% भी ले रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी इनकम 10 लाख से ऊपर है, या फिर मान लो 2.5 से 5 लाख है, तो 5% जो है मेरी टैक्सेबल इनकम जो है उस पर तुम 5% ले रहे हो। 2.5 लाख रुपये हालांकि मेरे को छूट है, वो अलग बात है। लेकिन जब जो बात जहां हो रही थी तुम पहले ही बता देते ना तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लेकिन अब दो कंसेप्ट आ गए हैं, सेस और सरचार्ज। इनको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर भी टैक्स है ये। क्या होता है टैक्स ऑन टैक्स? ये तो अनऑफिशियल टर्म है एक तरीके से। समझते हैं इस बात को एक बार के लिए आगे बढ़ने से पहले। इसको मैं, तो हम ना यहाँ पर एक डिफरेंस बनाते हैं। ये डिफरेंस आप टैटू करवा लेना अपने शरीर पर, कोई सी भी जगह जो आपको अच्छी लगे। सेस और सरचार्ज का मतलब आज मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो सेस होता है ना, वो सरकार, सेस की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले लिख भी देता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स। ये सरकार ना एक पर्पस स्पेसिफिक टैक्स लॉन्च करती है। आप बोलोगे हमारी टैक्सेबल इनकम काफ़ी नहीं होती उस पर्पस को सर्व करने के लिए। सरकार देखिए सरकार को क्या पर्पस पूरा करना है, मैं अलग से क्यों पैसे दूं? देने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में भी वसूल लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी वसूल लिया जाएगा। यानी कि आप जो सामान इधर उधर खाते पीते फिरते हो या रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो ना, अपने आप ये चार्ज हो जाता है। वो बात करेंगे, वो हालांकि बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पर्पस स्पेसिफिक होता है। अब अगर ये पर्पस स्पेसिफिक है, ऊपर से एक चीज समझ ही जाते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा था ये 4% लगता है हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस कंबाइंड, मतलब हेल्थ और एजुकेशन। यानी कि हो सकता है कि सरकार कल को कोई योजना चला रही हो एजुकेशन के ऊपर या फिर हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर, ठीक है भाई, 10 साल ये चलती रही, 30 साल चलती रही, 50 साल चलती रही, 100 सालों के लिए चल रही है। सवाल ये उठता है सरकार का पर्पस अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया, ये क्या लेती रहेगी जिंदगी भर टैक्स? नहीं, ऐसा नहीं है। सेस में
सरकार ये चीज़ बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर देती है, एक बार अगर हमारा ये जो पर्पस है ये अगर फुलफिल हो जाए, वी विल टर्मिनेट दिस सेस। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इट इज यूजली ऑफ अ टेम्पररी नेचर, लेकिन यहां पर सरकार या सरकार का बाप भी आपको ड्यूरेशन नहीं बता सकते कि इतने इतने सालों के लिए चलेगा। सरचार्ज जनरली दे आर यूजली ऑफ परमानेंट नेचर। ये ऐसा नहीं कि एक पर्पस के लिए लॉन्च करा गया, क्योंकि पर्पस वर्ड मैंने यूज ही नहीं करा, मैं तो डायरेक्टली आपसे क्लेम कर रहा हूँ परमानेंट नेचर के अंदर है। ये परमानेंट नेचर के होते हैं, ये लिए ही जाएंगे। यहाँ सरकार कुछ बोल ही नहीं रही कि हम इस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए, सरकार ये बोल रही है आपको देना पड़ेगा, हम इसको कहीं पर भी यूज करें वो हमारी मर्जी, लेकिन सबसे नहीं लिया जाएगा। ये ना एक्सट्रीमली रिच सेक्शन से वसूला जाता है। अभी और पढ़ते हैं डिफरेंसेस, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सेस है इट इज लिवाइड ऑन बोथ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट तो आप समझ गए, आपको देना तो अलग से पड़ता नहीं है, तो जो भी आप आइटम कंज्यूम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड होकर कट जाएगा, या आप कहीं खाने गए हो तो आपके बिल विल के अंदर आपका कट जाएगा। ठीक है। जो सरचार्ज है ये ना हाई इनकम स्लैब्स वालों के ऊपर इंपोज करा जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं सुपर रिच पीपल ऑफ कंट्री या सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और सरचार्ज जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स की फॉर्म में भी लिया जाएगा प्लस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की फॉर्म में भी लिया जाएगा। यानी कि अगर वो कंपनी बहुत रिची रिच है या वो पर्सन बहुत रिची रिच है, ठीक है, दोनों के लिए एक अच्छी चीज कह लो बुरी चीज कह लो, वो आपके नजरिए पे डिपेंड करती है कि आप इसको कैसा देख रहे हो। ये जो सेस है और जो सरचार्ज है इसको कलेक्ट करती है नंबर, ये कॉमन डिफरेंस है, इसके लिए मैं यहां पर, चलो आप इधर देख लो नंबर 4, इसको कलेक्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट, इसको भी कलेक्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट। जल्दी बताओ, अभी कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार की तिजोरी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट की तिजोरी को जहां सारा पैसा आता है। वेरी गुड। अगर यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो ये चीज जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, सेस जाता है सेक्स, जो सेस कलेक्ट होता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, एंड जो सरचार्ज कलेक्ट होता है वो भी जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। अब ये वाला पॉइंट कॉमन है दोनों का, दोनों का जो रेवेन्यू होता है, सेस से प्राप्त करा हुआ रेवेन्यू, सरचार्ज से प्राप्त करा हुआ रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट शेयर इट विद स्टेट। क्या इससे मैं इसका क्रिटिसिज्म निकाल सकता हूं? सर, यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पैसे का जो पूल है वो बढ़ता चला जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो शेयरिंग है जो करनी चाहिए थी उनको, तो उनका पूल आने वाले टाइम के अंदर कम हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यूनियन गवर्नमेंट का जो पूल है वो बढ़ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का जो पूल है वो कम हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री? इसमें तो कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं है। बताओ। इस पूल को कहते हैं, इस पूल का नाम होता है डिविजिबल पूल ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग। क्या नाम होता है इसका? डिविजिबल पूल ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग। लेकिन ये पूरा का पूरा पूल जो होता है, क्या ये सच में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर है? बताओ, होगा क्या? नहीं। ये पूरा का पूरा पूल जब शेयर ही नहीं करना पड़ेगा तो यूनियन गवर्नमेंट का आने वाले टाइम के अंदर बड़ा बनता रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का छोटा होता रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि शेयरिंग नहीं करना पड़ेगा सेस और सरचार्ज का पैसा यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, दोनों को हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। अमाउंट जाता है सीएफआई के अंदर दोनों का। ओके, हाँ, अब ये जो सेस और सरचार्ज का पैसा सरकार को, जो यूनियन गवर्नमेंट को, सरकार नहीं बोलना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा।
इसके लिए बात करी गई है आर्टिकल 270 में, एंड ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट में आ जाती है ये वाली बात, ये आर्टिकल, विद द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस। फाइनेंस कमीशन मतलब ऐसी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं बोली कि देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोला उसने, लेकिन फाइनेंस कमीशन हमें ये बोलता है कि रेवेन्यू शेयरिंग यूनियन गवर्नमेंट को ऐसी करनी चाहिए कि देखो यूनियन तो सिर्फ एक जगह है, ग्राउंड लेवल पे जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी वो राज्य की सरकारें ही हैं, तो उनके पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो राज्य बेटर कैसे बनेंगे। एंड जब घर के एक एक कमरे अगर साफ ही ना हो, अगर अच्छे से व्यवस्थित ना हो, तो आप उसको पूरे घर को एक महल का नाम कैसे दोगे। बूंद बूंद से सागर बनता है ना। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट में आ जाता है आर्टिकल 270। ओके जी, ये वाली बात हो गई। एक बात और बतानी है मुझे आपको। मैंने आपको बोला ये दोनों का पैसा जो है, सेस का कलेक्ट करा हुआ पैसा, सरचार्ज का कलेक्ट करा हुआ पैसा, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक बार रूल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, सुन लो। रूल होता है सेस का पैसा भी और सरचार्ज का पैसा भी यूनियन गवर्नमेंट के पास आया, यूनियन गवर्नमेंट इसे डिपॉजिट करवाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब डिफरेंस सुनो, जितनी रकम सेस के लिए वसूली थी, जो उसका पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वसूली थी, स्ट्यूपुलेटेड पर्पस, सिर्फ उसी स्ट्यूपुलेटेड पर्पस के लिए यूज होगा वो। अगर आपने ये बोलकर 4% टैक्स सबसे वसूला है, लिया है कि हेल्थ और एजुकेशन सेस, यानी कि आप हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काम करना चाहते हो, आप इसके अलावा एक चवन्नी खर्च नहीं कर सकते किसी और सेक्टर में, अगर आपने किसी चीज का नाम लेकर अगर पैसे लिए हैं तो। लेकिन सरचार्ज का जो पैसा है जो रिच लोगों से वसूला गया, और ये हर किसी से तो लिया नहीं जाता सेस का। अच्छा, इसका एक और डिफरेंस है, छठा डिफरेंस ये है, सिक्स डिफरेंस ये है, ये सबसे लिया जाएगा, एवरीवन, ये लिया जाएगा रिच लोगों से, यानी कि लिमिटेड पॉपुलेशन, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू पे, एंड वो पर्सन सुपर रिच होना चाहिए। एंड इसके लिए सुपर रिच की डेफिनेशन क्या है, जैसे अभी सरचार्ज जो है, इट इज लिवाइड इफ योर टैक्सेबल इनकम इज अबव 50 लाख। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो सेस वाला पैसा डिपॉजिट करवाए, अब सरकार को अगर खर्च करना है ये सेस वाला पैसा, तो आप उसी स्ट्यूपुलेटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हो उस पैसे को, और कुछ नहीं। आपने अगर हेल्थ और एजुकेशन सेस बोलकर इसको वसूला था, तो आप फिर उन्हीं सेक्टर्स के लिए यूज करोगे। लेकिन सरचार्ज से जो पैसा लिया रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, इसको डिपॉजिट करवाया, मैंने बोला ना दोनों सेस का पैसा और सरचार्ज का पैसा यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करवाएगी यूनियन गवर्नमेंट उसे। अब वो इसको किसी भी पर्पस के लिए खर्च करे, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ये डिफरेंस होता है, बस इतना ही जानना था, इसके अलावा कोई डिफरेंस होते ही नहीं इन दोनों में। बताओ, समझ में आ गया आज के बाद ये अच्छे से बताओ, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत। आर्टिकल बस 270 याद रखना। और ये देखो, ये पता है जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे ये भी लगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि सेस और सरचार्ज के ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्स पूछ चुके हैं और बहुत पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन आ भी चुके हैं इसके ऊपर। मेंस में कि ये एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे सेस और सरचार्ज का जो फंड है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ना एक आर्टिकल, ऑब्वियस ही बात है आर्टिकल क्या, ये तो आप खुद भी बना सकते हो ये वाली चीज़, तो आपको पता लग गया होगा। राज्य सरकारों की रिकमेंडेशन क्या होगी यूनियन गवर्नमेंट से, वो क्या दरख्वास्त करेंगी बताओ इस पूरे मुद्दे के अंदर, कि सेस और सरचार्ज का पैसा क्या करा करो, हमारे साथ शेयर करा करो, ताकि हमारा भी जो डिविजिबल पूल है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब हाँ, कि तुम्हें शेयर नहीं करना पड़े। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, अच्छा वो रिमाइंड करवा दिया आपने। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट शेयर, चाहे तो दे सकती है वरना ना करे शेयर।
अब आपको पता है, जब चाहे तो दे सकती, तो ये चाहत कब जागेगी? यूनियन गवर्नमेंट जो है, राज्यों की गवर्नमेंट भी वो उसी पहचान की हो, यूनियन गवर्नमेंट जो है राज्यों में भी सरकारें उसी की पहचान की हो, बीजेपी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस, तब जाके चाहत शायद से जाग सकती है। लेकिन ये भी चीज़ ना फिर एक हिडन तरीके से हो जाएगी, सामने निकल कर नहीं आएगी ये वाली चीज़। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, सरकार नहीं करती शेयर, और राज्य की सरकारें रोती रहती है इसके ऊपर। और यही तो, इसी के ऊपर तो फाइनेंस कमीशन की इस डिविजिबल पूल के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था साल 2018 में प्रीलिम्स के अंदर। सुगंधा, अब समझ गए कि मैं आपको वो वाली चीज़ क्यों कहता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और हम बिना करंट अफेयर के कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अब होता क्या है, यूनियन बजट 2020-21 आया था, जो हमारी आ, पुरानी टैक्स स्लैब की जो रिजीम चल रही थी, इसको कंटिन्यूएशन में रखा इस यूनियन बजट ने। और इस टाइम पर बजट में एक नया सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब रिजीम इंट्रोड्यूस करा गया एज एन ऑप्शन। देखो बोल्ड में दे रखा है ये, एज एन ऑप्शन, कि जो चाहे वो पुरानी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पैसे दे सकता है सरकार को, टैक्स दे सकता है, पैसे क्या मतलब टैक्स दे सकता है, एंड चाहे तो वो नई रिजीम के हिसाब से दे सकता है। तो नई रिजीम के अंदर क्या क्या था, जैसे जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है उसको कोई टैक्स नहीं, पुराने वाले में भी कोई टैक्स नहीं। अब यहाँ पर ना स्लैब्स थोड़े से और माइक्रो लेवल के कर दिए, जैसे वो तो बहुत लंबे चौड़े वो एंगल दे रहा था 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या कर दिया, 2.5 से 5 लाख जो होगी जिसकी इनकम, वो 5 लाख, वो 5% देगा टैक्स। 5 से 7.5 लाख वाला 10% देगा। 7.5 लाख से 10% वाला, 10 लाख वाला 15% देगा। 10 लाख से 12.5 लाख वाला 20%। 12.5 लाख से 15 लाख वाला 25%। और 15 लाख से ऊपर वाला 30%। अब इस नई रिजीम में करा क्या सरकार ने, लगभग 70 जो एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, एंड मोर देन 100 डिडक्शंस हैव बीन रिमूव्ड इन द न्यू सिंप्लीफाइड रिजीम। लेकिन नई जो इनकम टैक्स रिजीम है ये ऑप्शनल है। इंडिविजुअल अगर चाहे तो इसके अंदर ये भी बोल दिया था सरकार ने, ही और शी में कंटिन्यू टू पे टैक्स एज पर द ओल्ड रिजीम, एंड वो चाहे तो वो जो डिडक्शंस और जो एग्जेम्पशंस के लाभ उनको मिल रहे हैं वो कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादातर लोग, आपको क्या ठीक लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। लेकिन ये डिपेंड करता है, देखो पता है बिजनेस की स्टैटिस्टिक्स किस हिसाब से होती हैं, और लोगों की इनकम क्या है, उनको क्या लगता है उनका। देखो ये थोड़ी ना चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। ये मैं आपको बताऊं, जो कोई भी किसी को राय देगा ना कि हाँ सर जी पुरानी वाली रिजीम को कंटिन्यू कर लो या फिर नई वाली रिजीम के अंदर शिफ्ट हो जाओ, ये मुझे मेरा सीए बताएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि इससे क्या लाभ होंगे और इससे क्या लाभ नहीं होंगे। तो हमें वो चीज़ नहीं जाननी है, बिकॉज हम कोई सीए का पेपर करने नहीं बैठे यहाँ पर, हमें यूपीएससी निकालना है। तो इन द यूनियन बजट 2021-22, सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ऊपर थी, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मेरी बात ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पड़ेंगे, ये नहीं है कि देने नहीं पड़ेंगे। आईटी आर फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर कंडीशन है, इफ इनकम इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम पेंशन एंड इंटरेस्ट, अगर ब्याज से सिर्फ पैसा मिलता है अगर उनको, मतलब जो भी उन्होंने बैंकों में एफडी करवा रखी है, फिर अकाउंट है जो भी उनका, या पेंशन से जो पैसा आता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस एक सेक्शन भी इंसर्ट कर दिया गया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, 194P। इसकी वजह से बैंकों को पावर दे दी गई है कि जो भी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ऊपर है, आप उनके डिपॉजिट करे हुए अमाउंट में से टैक्स खुद डिडक्ट कर लो, उनके ऊपर ये माथा पच्ची मत थोपो, उनकी सरदर्दी मत करवाओ, उनको चैन से और जी लेने दो। मतलब बैंक कर लेंगे ये वाला काम आप पूरा का पूरा। आईटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने हैं, और टैक्स जो है वो भी नहीं, खुद से नहीं देना। आप देखो ना, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा पर्सन, तो फिर टैक्स कहाँ से कटेगा? सवाल ये भी उठता है, बुढ़ा तो बचा लेगा टैक्स। तो बैंक को कोई पावर दे दी गई है कि आप डिडक्ट कर लेना अपने आप। और मयूरी फिर वही बुढ़े होते हैं
जो फिर बैंक के पास जाके रिसेप्शन के पास जाके सर खाते उसका 4 घंटे मेरे पैसे क्यों कट गए, मैसेज आया था मुझे कल एसबीआई की तरफ से रात को इतना इतना अमाउंट कट गया, वो पूरा जानना चाहते हैं। उनको 100 बार समझाओगे ना, 4 बार तो वो पानी पीती है पहले, फिर लंबी लंबी सांस लेती है मेडिटेशन वाली, फिर समझाती है सर जी देखो ऐसा है, क्योंकि वो जानती है जोर की धाड़ देगी तो पता चला यहीं मर जाए। ये वही होता है, जैसे ही बैंक खुलता है शटर के पहले ही सबसे पहले आगे यही खड़े रहते हैं पूछने के लिए रात को मैसेज रहता है पैसे क्यों कटे। तो दोस्तों ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में कंप्लीट करा है इस टॉपिक को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, अगेन जो कि डायरेक्ट टैक्स हैं, सारे के सारे जो टैक्सेस हैं हम ये देखेंगे। इतने सारे टैक्सेस हैं, हम इन सबको देखेंगे, सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके सामने। एक एक लेक्चर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन सब पर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।